देखिए, डेटा टाइप्स का टॉपिक हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्टिंग के जो सेशंस थे उसी में डिस्कस कर लिया था। डेटा टाइप्स मतलब जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो किस तरीके की वैल्यू अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अगर इंटीजर टाइप का है तो सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं और नंबर्स की भी एक स्पेसिफिक रेंज है हमारे पास में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंट की, फ्लोट की, लॉन्ग, डबल या कैर, तो यहाँ पे ये तो प्री डिफाइंड है जो सी हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे चीजें अलग तरीके से हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल डेटाबेस से रिलेटेड अगर वर्किंग इम्प्लीमेंट होती है, तो डेटाबेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो वहां पर हमेशा इंटीजर ही होगा, हमेशा कैरी होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपने डेटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में प्री डिफाइंड है, चाहे आप उन्हें प्री डिफाइंड कहें, प्रिमिटिव कहें या फंडामेंटल कहें, तीनों का मतलब एक ही है। वो डेटा टाइप्स जो सी हमें प्रोवाइड करवाता है और वो डेटा टाइप्स जो हम क्रिएट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दोज आर नोन एज यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप भी इनको कहा जाता है। तो अगर कोई भी टर्म इसमें से आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों का मतलब एक ही है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये तीन तरीके यहाँ पे अवेलेबल है। आज हम सबसे पहला तरीका डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनमरेशन। अब हो सकता है कि बुक के अंदर यहाँ पे इनमरेटेड डेटा टाइप लिखा हुआ हो, या फिर इनमरेटर लिखा हुआ हो, या फिर इनमरेशन लिखा हुआ हो। तीनों का मतलब एक ही है, इट्स वन और द सेम थिंग। अगर इनम भी लिखा हुआ है शॉर्ट में तो भी उसका मतलब एक ही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब एक्चुअली में ये काम कैसे करता है और कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इसके साथ में। देखिए, यहाँ पे हमने कई तरीके की वैल्यूज के साथ में काम में किया है, लाइक कैपिटल ए, स्मॉल ए, पॉइंट की वैल्यूज के साथ में। यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स के केस में 0 और 1 को भी काम में लिया है और सिंपल इंटीजर वैल्यूज के साथ में भी काम किया है। तो यहाँ पर इनमरेशन जो होता है वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज के साथ में ही काम कर सकता है। मतलब अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज को यूज करके अगर अपना कुछ डेटा टाइप क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम इनमरेशन को काम में ले सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनमरेशन सपोर्ट नहीं करता है। अब एक्चुअली में इसका काम क्या है? इसका काम ये है, लेट्स सपोज कि हमारे पास में कुछ एक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे वैल्यूज हमेशा हमारे पास में फिक्स ही रहती है। लाइक हमेशा वैल्यूज हमारे पास में 1 2 3 4 5 ही रहेंगी, चाहे हम करंट टाइम की बात करें या हम आने वाले 10 इयर्स की बात करें। इन वैल्यूज में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो कभी भी कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, इन स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यूज को एक नेम असाइन कर देते हैं, सिंबॉलिक नेम। फिर हम उन नेम से इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब वन क्या है? एक सिंपल वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू। तो जब वैल्यू फिक्स हो जाती है तो उसे एक लिटरल कहा जाता है। तो ये हमारे पास में जो इंटीजर टाइप के लिटरल्स हैं, इन्हें अलग अलग नेम को असाइन करके, इन नंबर्स को नेम असाइन करके हम एक अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जो कहलाता है हमारा इनमरेशन। और इनमरेशन को हमें तभी काम में लेना होता है या इसका एक्चुअल यूसेज तभी आएगा जब ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं और चेंज नहीं हो सकती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बुलियन की वर्किंग। देखिए, जब डेटा टाइप्स वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बुलियन जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है, जैसे जावा के अंदर है, पाइथन के अंदर है या और लैंग्वेजेस के अंदर है, सी के अंदर ऐसा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करे वर्किंग इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो या तो आंसर 0 आता है या तो 1 आता है। अब एज अ प्रोग्रामर या एज अ स्टूडेंट हमें पता है कि सी लैंग्वेज कैसे काम करती है और इनका मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई और इंसान आके हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है और वो उसे समझने की कोशिश करता है, तो वो 0 और 1 को ट्रू और फॉल्स नहीं बल्कि इंटीजर वैल्यूज के तौर पे ट्रीट करेगा। तो अब वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने कैलकुलेशन करके 0 और में से मतलब आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि इवन और ऑड के केस में एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था, अगर इवन है तो 1 रिटर्न करवाया था और ऑड है तो हमने 0 रिटर्न करवाया था।
अब इस 0 और 1 का क्या सेंस है ये दूसरे इंसान को समझ में ही नहीं आएगा, बट वी आर वर्किंग इन सी तो हमें पता है कि इसका मतलब फॉल्स और ट्रू। तो अब इवन और ऑड के केस में चीजें फिक्स्ड हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीजर वैल्यूज है, हम इन इंटीजर वैल्यूज को नेम असाइन कर सकते हैं, यानी कि 0 को मैं नेम दे दूंगी फॉल्स और 1 को मैं नेम दे दूंगी ट्रू। तो अब 0 और 1 के बजाय फंक्शन के अंदर हम फॉल्स और ट्रू को यूज करके काम करवा सकते हैं। तो फॉल्स और ट्रू प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, लेकिन इनमरेशन की हेल्प से हमने अपना एक बुलियन डेटा टाइप क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से इनमरेशन काम करता है। जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। अभी के लिए इसका सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास में अलग अलग तरीके की इंटीजर के लिटरल्स हो सकते हैं। उन इंटीजर के लिटरल्स को जब हम कोई स्पेसिफिक नेम असाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है इनमरेशन। और इससे क्या होगा, इससे प्रोग्राम को रीड करना और मेंटेन करना इजी होगा। तो कोई भी आकर प्रोग्राम को रीड करके इजीली समझ सकता है कि आपका प्रोग्राम क्या वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब सबसे पहले इसका सिंटैक्स और उसके बाद विल बी कवरिंग द एग्जांपल ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इनमरेशन। देखिए, किसी भी तरीके का डेटा टाइप का अगर हमें काम करना हो तो डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, फिर उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। पे भी लगभग उसी तरीके का कंसेप्ट है हमारे पास में। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनम कीवर्ड को काम में लेना है। इनमरेशन को क्रिएट करने के लिए एक प्री डिफाइंड कीवर्ड हमें प्रोवाइड करवा दिया गया है, और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास में प्री डिफाइंड वर्ड जो अवेलेबल है इसके अंदर। अब इनम कीवर्ड के बाद हमने इस इनम को एक नेम असाइन करना है। जैसे फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन का नेम होता है, उसी तरीके से हम जो अपना डेटा टाइप क्रिएट करने वाले हैं उस डेटा टाइप को किस नेम से आइडेंटिफाई किया जाए। लाइक हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं इंट नम या फ्लोट डेटा या कैर ch। तो ये क्या है, ये डेटा टाइप के नेम्स है। उसी तरीके से अगर हम ना कोई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस नेम से आइडेंटिफाई होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नेम्स मेंशन करने हैं। अब वो नेम्स क्या होंगे, जो डेटा टाइप हमने क्रिएट किया है वो अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ कर सकता है। मतलब इसका जो रेंज होता है दैट इज -128 से लेके +127 तक। इस रेंज के बाहर हम कोई भी जो है वो सिर्फ इतना ही इसका लिमिट होता है। तो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो अंदर कौन सी वैल्यू को कर सकता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके हमें स्पेसिफाई। तो द कर्ली ब्रेस गेट्स क्लोज, उसके बाद हमें एक सेमीकोलन। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने अपने प्रोग्राम के लिए क्रिएट किया है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब डेटा टाइप क्रिएट हो चुका है तो अब क्या करेंगे, फ्यूचर में बस इस डेटा टाइप यूज करके अपना एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस वेरिएबल के ऐसी वैल्यूज स्टोर होंगी जो हमने इस कर्ली ब्रेस के अंदर स्पेसिफाई की है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन के अंदर बताया, इनमरेशन में हम अलग अलग तरीके की इंटीजर वैल्यूज को नेम असाइन करते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर किस तरीके से काम करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा नेम। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है और नेम है, दो चीजें हैं। तो नेम को आप कौन सी इंटीजर वैल्यू असाइन करवाना चाहते हो। सपोज मैंने नेम कंसिडर किया है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 0, कॉमा कैपिटल B इज इक्वल्स टू 1, कॉमा कैपिटल C इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने यहाँ पे 0 जो इंटीजर लिटरल है मेरे पास में उसे A नेम असाइन कर दिया है। 1 जो इंटीजर लिटरल है मेरे पास में उसे मैंने B असाइन कर दिया है। 2 जो इंटीजर लिटरल है मेरे पास में उसे मैंने C असाइन कर दिया है। एंड सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एज वेल। तो यहाँ पर नेम
इज इक्वल्स टू जो इंटीजर वैल्यू आप उसे असाइन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें लिखनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डेटा टाइप है वो क्रिएट होता है। अब इसका पहला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, फिर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ट्रू एंड फॉल्स का कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पे इवन और नहीं पता लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेटा टाइप क्रिएट करूंगी और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने का ट्राई करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। हेडर फाइल्स विल ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। जितना भी डिक्लेरेशन है, जितना भी है मैक्रो है, वो सारी चीजें आती हैं इन स्टेटमेंट्स के बाद में, ठीक है। तो पहले हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, बोथ ऑफ देम stdio एंड conio। इसके अलावा भी अगर आप कुछ यूज कर रहे होते हैं तो पहले वही मेंशन होगा, और उसके बाद हमें अपना डेटा टाइप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है enum कीवर्ड। उसके बाद जिस डेटा टाइप का नेम, जो भी नेम हमें सेट करना है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसका नाम। अब यहाँ पे आपको जैसे भी लिखना है, आपको स्मॉल में लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में, आप जैसे चाहें वैसे नेम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मर्जी का डेटा टाइप है, तो उसका नाम आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। यूजुअली होता यह है कि इन फ्लोट कैर एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स, लेकिन अगर यूजर डिफाइंड कुछ भी होता है तो इट इज नॉट अ रूल, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अगर यूजर डिफाइंड आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और बाकी सारे जो है वो कैरेक्टर्स हो। तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे बुल नेम का डेटा टाइप क्रिएट किया है, जिसमें बी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है। अब यहाँ पे बुलियन के अंदर चीजें हमेशा फिक्स्ड होती है। बुलियन मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने दो नेम्स लिख दिए हैं, फॉल्स कॉमा ट्रू। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा वैल्यूज भी पड़ेगी, तो फॉल्स इज इक्वल्स टू 0, कॉमा ट्रू इज इक्वल्स टू 1। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और फॉल्स और ट्रू को अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो इंटरनली 0 और 1 ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे बार बार 0 और 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ रिटर्न आंसर इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या करवाना है, इफ रिटर्न आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या करवाना है। तो बेसिकली बुलियन डेटा टाइप अपना एक क्रिएट कर लिया है, जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं सिर्फ, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन के बाद मैंने मेन को क्रिएट किया है। अब मेन के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है, उसके बाद CLR आता है, उसके बाद स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके बाद गेट CS आता है। देखिए, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सिर्फ डेटा टाइप को डिक्लेयर काम कर रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ डेटा टाइप क्रिएट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, मेन के अंदर इस बुल को यूज करके, यानी कि बुलियन डेटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनम। देखिए, यहाँ पे प्री डिफाइंड चीजें नहीं है, प्री डिफाइंड के अंदर डायरेक्टली लिखते हैं इन, कैर, फ्लोट एंड एवरीथिंग, ये यूजर डिफाइंड है। तो यूजर डिफाइंड में हमें यहाँ पे पहले इनम कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जो डेटा टाइप हमने सेट किया है नेम, वो नेम लिखेगा, और उसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल का नाम। तो मैंने यहाँ पे var नाम का बुल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसके अंदर वही वैल्यूज आ सकती है जो आपने इस डिक्लेरेशन के टाइम पे स्पेसिफाई किए, यानी कि या तो फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे आपने स्मॉल के अंदर फॉल्स लिखा है, तो मेक श्योर कि जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करें तो वो भी इज है। यहाँ पे स्मॉल में है और असाइनमेंट में कैपिटल में लिख दिया, सिंटेक्स एरर आएगा कि ऐसी कोई वैल्यू बुलियन सपोर्ट नहीं करता। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है मैंने, फॉलोड बाय CLR STR, और उसके बाद जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, var इज इक्वल्स टू ट्रू। अब ट्रू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एज अ वैल्यू को। तो हम यहाँ पे अगर
इस वैर को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा वैर, वैर के अंदर क्या नेम असाइन करवाया है, ट्रू असाइन करवाया है, और ट्रू किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ट्रू 1 को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 1। तो कुछ इस तरीके से ये काम। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। फिर उसका वेरिएबल हमको क्रिएट करना है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म करवा के फिर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब जैसे इवन और ऑड का हमने प्रोग्राम किया था, उसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम हम कवर करेंगे, लेकिन इससे आगे आने वाले एग्जाम्पल में। इस वाले पार्ट में या थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लीजिए, बिकॉज यही सारी चीजें फिर बार बार रिपीट होने वाली। देखिए सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बुलियन रिट्रीव को क्रिएट किया है, फिर उसका वेरिएबल क्रिएट किया, फिर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवाया और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर हमारे पास में आने वाला है 1। क्यों? क्योंकि हमने ट्रू असाइन करवाया। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे अगर फॉल्स असाइन करवा देते हैं तो यहाँ पे देखिए अब आंसर हमारे पास में 0 आ रहा है, क्योंकि फॉल्स जो है उस जो नेम रखा है हमने वो 0 को यूज करके रखा है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और वैल्यू असाइन करते हैं तो देखिए आएगी एरर। क्यों आएगी एरर? क्योंकि यहाँ पे इस सिंबल को हमने डिफाइन नहीं किया है। जो भी यहाँ पे हमारे पास में इंटीजर लिटरल्स है हमने उनकी वैल्यू असाइन नहीं की। अब जो प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पे तो मैंने फॉल्स इज इक्वल्स टू 0 और ट्रू इज इक्वल्स टू 1 लिख रखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर स्किप करते हैं तो क्या होता है, वो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यूज हमने असाइन कर रखी है, तो जो वैल्यू असाइन करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आया है। दैट्स हाउ यू कैन यूज योर ओन डेटा टाइप, स्पेसिफिकली तब जब आपके पास में इंटीजर लिटरल्स फिक्स्ड हो, कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं हो। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है ना। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोग्राम रन करके बताया, प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे इस फॉल्स और ट्रू की वैल्यू को असाइन नहीं कर रखा था, मैंने डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे नेम लिखे हुए थे फॉल्स कॉमा ट्रू। तो जब हम इस तरीके का कुछ डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब सिर्फ हमने यहाँ पे सिंबॉलिक नेम्स लिख रखे हैं, किसी भी तरीके की वैल्यू हम इनको असाइन नहीं करते, तो होता क्या है, जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली उन्हें वैल्यूज असाइन करना स्टार्ट कर देता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब ये है कि जो पहला नेम होगा ये ऑटोमेटिकली 0 का नाम बन जाएगा, जो दूसरा नेम होगा वो ऑटोमेटिकली 1 का नेम बन जाएगा। उसके बाद अगर मैंने लिखा है ए तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर मैंने लिखा है बी तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर इनमरेशन को क्रिएट करते टाइम हम यहाँ पे नेम्स के साथ में किसी भी तरीके की वैल्यू को एसोसिएट नहीं करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली 0 से वैल्यूज को असाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये 0 बन जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लिखते, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, तो अब ये बन जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद डेटा मैंने लिखा है तो इसके बाद ये बन जाएगा 5। तो ऑटोमेटिक असाइनमेंट यहाँ पे होता जाता है। तो अगर आप चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर आपको 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको फॉल्स को 1 बनाना होता और ट्रू को 0 बनाना होता, तो उस केस में फिर सिर्फ नेम लिखना काम नहीं करेगा, उनकी वैल्यूज को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर तो हमेशा 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट करता है, तो वो 0 से ही असाइनमेंट करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक और इनमरेशन क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि सपोज मुझे डेट रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे मैं ईयर रिलेटेड कुछ काम नहीं करवानी है, मुझे सिर्फ डे पता होना चाहिए। अब डे तो हमारे पास में 1 से लेके 31 तक इतना ही हो सकता है, और हमारे पास में मंथ भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का डेट प्रिंट करवाना है, अब यूजर को नहीं पता कि नंबर है या क्या है, उसे क्या पता कि क्या नंबर उसको इनपुट करना है।
तो वो तो क्या कर सकता है, नेम लिख सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ डेट इनपुट करने के लिए, तो कोई कहेगा मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जून है, कोई कहेगा 7 फरवरी है, कोई कहेगा 31 मार्च है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अलग अलग नेम्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग तरीके के इंटीजर लेटर्स असाइन कर सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम करंट कैलेंडर की बात करें या हम आगे आने वाले ईयर्स की बात करें, मंथ की वैल्यूज हमेशा फिक्स रहती है। हमेशा जैन से लेके दिसंबर तक ही मंथ होंगे, कोई अलग मंथ निकल के नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जब हमारे पास में वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं, तो उस केस में हम अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है। सबसे पहले enum कीवर्ड आएगा, उसके बाद जो डेटा टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं उसे किस नेम से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मंथ नेम क्रिएट किया है, फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर हमें अपनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। तो Jan is equals to 0, comma Feb is equals to 1, comma March is equals to 2, comma APR is equals to 3, comma May is equals to 4, then June का 5 value, July 6, August 7, September 8, October 9, November 10 and December 11। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू के बाद में किसी भी तरीके का सेमीकोलन नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर सेमीकोलन आप लिख दोगे तो आएगी प्रोग्राम में एरर। अब एक और चीज, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे अगर मुझे काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट करनी है तो वैल्यूज असाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कॉमा सेपरेटेड नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये 0 से काउंट करना स्टार्ट करेगा और 1 बाय 1 एंड तक की सारी वैल्यूज को ये असाइन करता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 11 तक की वैल्यूज असाइन हो जाएगी। तो वो दोनों चीजें काम करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर की बात करते हैं, तो कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 10 जन, तो कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ 10/0 नहीं लिखता है, हमेशा अपना डेट ऑफ बर्थ 10/1 ही लिखेंगे, क्योंकि जनवरी को तो वो 1 काउंट करेगा, फरवरी को 2 काउंट करेगा। तो अब उस केस में क्या है, उस केस में जनवरी को हम 0 असाइन नहीं कर सकते, यानी कि 0 से काउंटिंग नहीं कर सकते। तो कंपाइलर पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते कि आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इनपुट करो, हमें अपनी मर्जी से इनपुट करना पड़ेगा। तो उस केस में फिर हमें वैल्यूज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। सेम enum कीवर्ड है और मैंने फिर यहाँ पे मंथ डेटा टाइप का नेम रखा है, फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। अब जैसे कि मैंने सिंटेक्स के अंदर लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे सेम लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर वैल्यू। और अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्ट टाइप का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम पहले यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेस के अंदर उसकी बॉडी लिखते हैं, तो अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आइदर वे इट विल वर्क, बस किसी भी तरीके का सेमीकोलन नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनमरेशन के केस में भी just a second guys, ओके, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे इनमरेशन की सिंटेक्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए मुझे हर एक वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, ठीक है, जैन आ गया, फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आनी चाहिए, कंटिन्यूस आपको नहीं लिखना है, बाकी इट विल वर्क परफेक्टली। तो अब यहाँ पे क्योंकि मुझे यूजर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसे नहीं पता कि प्रोग्रामिंग में 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो अब हम यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग इनमरेशन क्रिएट कर रहे हैं। जनवरी को मैंने 1 वैल्यू असाइन किया है, फरवरी को 2 वैल्यू, देन मार्च को 3, देन अप्रैल को 4 एंड सो ऑन अप टिल 12, जो कि दिसंबर की फाइनल वैल्यू है। तो अगर 0 के अलावा कुछ और काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है तो वैल्यू असाइन करवानी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मुझे जनवरी को 10 असाइन करवाना है, फरवरी को 20 असाइन करवाना है, मार्च को 13 असाइन करवाना है। तो अब ये नॉर्मल वैल्यूज नहीं है, हम अपनी मर्जी से वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं। तो फिर उस केस में यहाँ पे हर एक नेम के साथ में वैल्यू एसोसिएट करवाना कंपलसरी है, वरना फिर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी और आउटपुट हमारा सही नहीं आएगा। अब यहाँ पे इनमरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं या ध्यान रखते हैं जब हम इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले इन दोनों सिंटेक्सेस के अंदर अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।
मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए यहाँ पे इनम कीवर्ड को यूज करके हम अलग अलग तरीके के डेटा टाइप की वैल्यू तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग वैल्यू स्पेसिफाई करी जैन से लेकर दिसंबर तक और अलग अलग इंटीजर वैल्यूज असाइन करवा दी। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक नेम के साथ में हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी। आप जितने भी सिंबॉलिक नेम्स यहाँ पे काम में ले रहे हैं, उन सारे सिंबॉलिक नेम्स के साथ में आप सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, आप डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, आप किसी भी तरीके की इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनम कीवर्ड को यूज करके डेटा नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 सिंबॉलिक नेम्स लिखे हैं x, y एंड z, और तीनों के अंदर मैंने 0 एज अ वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। तो अगर मैं x को काम में लूंगी तो भी 0 है, y को काम में लूंगी तो भी 0 है, और z को काम में लूंगी तो भी 0 है। तो जो भी सिंबॉलिक नेम्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, दे कैन हैव सेम वैल्यू एंड दे कैन हैव डिफरेंट वैल्यू एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से इनको प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाने के बाद, तो % अगर मैंने लिखा है और x y z की वैल्यू में प्रिंट करवाऊंगी, तो x y और z तीनों 0 को ही रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों में हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, सब तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वी कैन असाइन वैल्यू इन एनी ऑर्डर, ऑल अनअसाइंड नेम्स विल गेट वैल्यू एज वैल्यू ऑफ प्रीवियस नंबर प्लस 1। मतलब क्या है मेरा, देखिए जनवरी से लेके दिसंबर हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया है, 1 से लेके 12 तक या फिर 0 से लेके 11 तक, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे जनवरी को 10 लिख सकते हैं और अक्टूबर को 1 लिख सकते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं उनका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, हमेशा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे और एक के बाद एक आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। दे कैन बी इन एनी ऑर्डर। ये तो था पहला पार्ट। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके का है, ऑल अनअसाइंड नेम्स। अनअसाइंड नेम्स का मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ नेम लिख दिया है और उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी, तो उसके साथ में क्या होगा, दे विल गेट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रीवियस नंबर प्लस 1। मतलब क्या है मेरा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन इनम कीवर्ड को यूज करके डेटा नाम का डेटा टाइप मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने 4 सिंबॉलिक नेम्स स्पेसिफाई की है, x, y, t एंड z। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 34 है, t के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी और z के अंदर 0 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा, जो भी नेम्स हम असाइन कर रहे हैं देख उनका वैल्यू किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 आ गया, ये 34 आ गया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है और यहाँ पे 0 आ गया, तो किसी भी टाइप का ऑर्डर हो सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट, अगर हमने यहाँ पे किसी भी तरीके का वैल्यू असाइन नहीं किया, जैसे कि t के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो अब t क्या अज्यूम करेगा, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला चीज काम नहीं करेगी। जब भी हम यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती थी और काम हो जाता था, लेकिन पहले वैल्यूज हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी हैं, तो अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से 0 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो पहले वाले वैल्यू को चेक करेगा। अगर पहली वैल्यू 34 है तो उसमें +1 करके t के साथ में जो वैल्यू एसोसिएट करवाएगा दैट विल बी 35। अगर y की वैल्यू होती 14 तो ये प्रीवियस वैल्यू को चेक करेगा, उसमें +1 करेगा और t के अंदर अब जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 15। सिमिलरली मान लीजिए y के अंदर भी कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी और ना t के अंदर वैल्यू असाइन करी, तो क्या होगा, प्रीवियस वाला चेक होगा। तो इसकी वैल्यू 2 है, 2 + 1 होता है 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 + 1 होता है 4, तो t की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जितने भी हमारे पास में अनअसाइंड नेम्स होते हैं उनके अंदर क्या वैल्यू होगी, ये डिसाइड करेगा उनके पहले नेम के अंदर कौन सी वैल्यू है। अब मान लीजिए यहाँ पे x के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर 0 1 और 2 कुछ इस तरीके से काम होगा, और z के अंदर फिर से हमने 0 असाइन करवा दिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने प्रीवियस के अंदर क्या वैल्यू असाइन करवाई है, वही हमारा नेक्स्ट के अंदर जाके असाइन होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो कंपाइलर है वो एक के बाद एक नेक्स्ट वैल्यू को काम में ले लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल क्रिएट करूं x y t और z की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ,
x is 2, y is 34, t is 35, ऐसा क्यों? प्रीवियस वैल्यू प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 35 और z की वैल्यू 0 ही है, तो 0 हमारे पास में आउटपुट आएगा। So that's how things work with enumeration. अभी यहाँ पे कुछ चीजें हमारी ओवर नहीं हुई हैं, कुछ फैक्ट्स बाकी हैं, सिर्फ हमने 2 फैक्ट्स इसके डिस्कस किए हैं। इसी का ही एक और पार्ट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इनमरेशन में मंथ का कंसेप्ट बताया, तो मैंने यहाँ पे जनवरी में 1 असाइन कर दिया, फरवरी में 2 असाइन कर दिया। अब उसके बाद मैंने किसी भी तरीके की कोई वैल्यू किसी भी मंथ के साथ में एसोसिएट नहीं करवाई, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस वैल्यू में जो भी है उसमें +1 होता रहेगा और वैल्यू असाइन होती रहेगी। तो मार्च के अंदर तो 3 असाइंड है, 3 + 1 क्या होगा 4, 4 + 1 क्या होगा 5, 5 + 1 क्या होगा 6, 6 + 1 is 7, then 8, then 9, then 10, then 11 and then 12। तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस वैल्यू को यूज करके +1 होगा और आगे आने वाले नेम्स के साथ में वो वैल्यू एसोसिएट हो जाएगी। ये मतलब है इस सेकंड फैक्ट का। अब किसी को दोनों में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसके आगे चीजें हम फिर कल डिस्कस करेंगे।